मोदी सरकार का दावा है कि उसका नया वक्फ कानून देश में करोड़ों गरीब मुसलमानों की तकदीर बदल देगा। इस नए कानून के बनने से देश की लाखों एकड़ जमीन पर मुस्लिमों के लिए स्कूल, कॉलेज बनने का, अस्पताल बनने का रास्ता खुल जाएगा, जिस पर वक्फ की आड़ में भू माफिया का कब्जा लगातार बना हुआ है। लेकिन देश की संसद से पास हुए कानून को इसके विरोधी एक साथ सुप्रीम कोर्ट और सड़क पर खींच कर ले गए। सड़क पर विरोध में हर्ज नहीं, लेकिन बंगाल में इस कानून को बनाने की भड़ास हिंदुओं के खिलाफ आग में तब्दील हो गई है। 8 अप्रैल से बंगाल में हिंसा की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से बंगाल के एक हिस्से में हिंदू खुद को डरा हुआ महसूस कर रहा है, अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर है। और इसी के बीच आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून की लीगल टेस्टिंग शुरू कर दी है। यह कानून संवैधानिक है या नहीं, उसकी सुप्रीम परीक्षा शुरू हो गई है। जाहिर है फैसला आने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन राजनीति कई बार न्यायपालिका के पैरेलल अपने खुद की न्याय व्यवस्था चलाने लगती है, और यही आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। ना कोई इंक्वायरी, ना कोई जांच कमेटी, ना खुद मुर्शिदाबाद गई, ना सरकार का कोई भी डेलीगेशन भेजा, और कोलकाता में इमामों का एक बड़ा जलसा करके सुना दिया अपना फैसला। कटघरे में खड़ी ममता खुद ही जज बन गई और फैसला दे दिया कि दंगा किसने करवाया, आग किसने लगाई, बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसने घर में घुसाया। खुद की बनाई दोषियों की पूरी लिस्ट उन्होंने रिलीज कर दी। और अब आप वो दोनों तस्वीरें देखें जो आज वक्फ कानून और इसके विरोध के केंद्र बिंदु थे। पहली जगह थी सुप्रीम कोर्ट, जहां वक्फ कानून के खिलाफ 150 से ज्यादा याचिकाएं थीं। कोर्ट ने उनमें से 72 याचिकाओं पर आज से सुनवाई शुरू कर दी। दूसरी जगह थी कोलकाता, जहां ममता बनर्जी ने इमामों का सम्मेलन किया और वक्फ को लेकर बंगाल में हिंसा पर सीधे सीधे अपना जजमेंट सुना दिया। ममता बनर्जी के वक्फ जस्टिस पर हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। उनकी न्याय प्रणाली के एक एक पॉइंट को डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको नए वक्फ कानून पर देश की न्यायपालिका में आज क्या हुआ वो जानना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई और 2 घंटे चली। कल फिर से दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू होनी है। वक्फ कानून की सुप्रीम लड़ाई में पहले दिन की जरा से क्या निकला है, जानने से पहले आप एक बार उस न्याय पीठ के दर्शन कर लें जो इस कानून को सुनने, समझने और परखने के लिए बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के जिन 3 जजों की बेंच ने इस मामले को सुनना शुरू किया है, उसके प्रमुख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैं। बाकी 2 जज जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं। 3 खास वकील भी हैं जिनकी विशेष बात आगे बताएंगे। अभी जिरह पर आ जाते हैं। कोर्ट कचहरी की कानूनी शब्दावली थोड़ी कठिन होती है, इसीलिए यहां सबसे पहले हम आपको पहली सुनवाई की हाइलाइट्स बता दें। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई का सार यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर तुरंत रोक से इनकार कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिए कि घोषित संपत्ति डी नोटिफाई ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा परेशान करने वाली है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्ट भी मुस्लिमों को जगह देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ कानून में कई अच्छी बातें भी हैं, यह गौर करने वाली बात है। अब आप जानें कि वक्फ कानून के विरोध में क्या क्या तर्क रखे गए, इसके पक्ष में सरकार ने क्या दलीलें दी और इन दोनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन समेत कई वकीलों ने अपनी दलील रखी। केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत 2 सवालों के साथ की। पहला, मामला सुप्रीम कोर्ट ही सुने या फिर हाईकोर्ट में भेज दे, और दूसरा, कानून को लेकर याचिकाकर्ताओं के मुख्य मुद्दे क्या हैं। लेकिन दोनों ही पक्षों ने मामले को हाईकोर्ट भेजने का विरोध किया और जल्दी निपटारे की मांग की। कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट में पुराने वक्फ कानून को लेकर ही 140 याचिकाएं लंबित चल रही हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई शुरू की। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह दी जा रही है। तुषार मेहता ने कहा कि 22 में से अधिकतम 2 सदस्य ही गैर मुसलमान होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या को लेकर एक्ट में जो लिखा है उससे भ्रम है। कपिल सिब्बल ने कहा कि रजिस्टर्ड डीड की क्या जरूरत है, अगर वक्फ बाय यूजर हो तो डीड फिर कैसे होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर्ड डीड से निश्चितता आ जाएगी। तुषार मेहता ने कहा कि जो संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड करवा सकता है।
कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ताओं की ओर से थे, यानी कि मुस्लिम पक्ष की ओर से, कपिल सिब्बल ने पूछा कि अंग्रेजों ने संपत्तियों के दस्तावेज खत्म किए, 300 साल पुराने वक्फ के कागजात अब कहां से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ कानून का दुरुपयोग होता आया है, लेकिन वक्फ बाय यूजर को पूरी तरह रोक देना सही नहीं लगता। कपिल सिब्बल ने कहा कि संरक्षित स्मारक या संपत्ति को वक्फ घोषित करने पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून लागू होते समय या वक्फ दावे से पहले जिसे संरक्षित स्मारक का दर्जा है वो वक्फ नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल मुस्लिमों में उत्तराधिकार कैसे चलेगा, उन्होंने ये बात रखी, उसमें भी दखल दिया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ने हिंदू उत्तराधिकार कानून भी तो बनाया है। आपको यह भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, अभी तो आधी याचिकाएं ही सुनवाई में शामिल हैं। लेकिन पहले दिन की सुनवाई के बाद ही सभी पक्षों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या शुरू कर दी है। किसने सुनवाई को किस नजर से देखा है, सुनाते हैं आपको। हमारे दो मेन पॉइंट्स थे, उन पर कंसीडर किया जा रहा है। एक तो वक्फ बाय यूजर और दूसरा इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम। सुप्रीम कोर्ट इंक्लाइन है स्टे देने के लिए, संभवतः कल स्टे मिल जाना चाहिए। पूरा यकीन है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करने की कोशिश में मोदी सरकार है या उनके सरकार है, उस पर रोक लगेगा। मैंने भी पिटीशन दायर की है और यकीनन यही इस उम्मीद से की है कि उसके अंदर कि इंसाफ मिल सके। भाई मस्जिद में गैर मुस्लिम का क्या मतलब है? जैसे मंदिर की कमेटियां हैं उसमें तो कहीं नहीं है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसमें अंदर कहीं नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम अपने मजहबी इदारों का जो है अपने हिसाब से देखभाल कराने। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं हम वक्फ कानून को लेकर उस दूसरी अदालत पर जो आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में लगी, जहां जज खुद ममता बनर्जी थीं और उन्होंने अपना फैसला भी सुना दिया। 8 अप्रैल से पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद दंगों की आग में झुलस रहा है। 9 दिन बीतने को हैं, लेकिन राज्य की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता से महज 225 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद नहीं पहुंच पाई और ना ही कोई मंत्री उनका वहां पर पीड़ित हिंदुओं के घावों पर मरहम लगाने पहुंचा। 40 सांसदों और 225 विधायकों वाली टीएमसी से ममता बनर्जी एक डेलीगेशन तक नहीं बना सकी जिसे मुर्शिदाबाद भेजा जा सके। ग्राउंड पर जाकर कम से कम वो सच्चाई तो देखे। वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा पर ममता दीदी ने कोई जांच आयोग, कोई जांच कमेटी तो नहीं बनाई। ममता खुद बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, लेकिन उनकी पुलिस ने भी कभी कोई रिपोर्ट या सबूत पेश नहीं किया। इसके बावजूद ममता ने आज मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना की सांप्रदायिक हिंसा पर अपना फैसला सुना दिया। पहले सुने ममता बनर्जी ने किसे दोषी ठहराया है, फिर हम इस फैसले का बैकग्राउंड बताने वाले हैं। बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने जॉइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? आपको अगर मूवमेंट करना है आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया, लेकिन बाहर में क्यों आप इसके फंसा है, इसमें फंसा है। बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है। इमाम साहब को कहना है बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, बांगाली इलाका है, माछ भात बंद। तो सुन लिया आपने, ममता बनर्जी की जांच रिपोर्ट है कि बंगाल में बीजेपी ने ही हिंसा करवाई है और इसके लिए वो बाहर के लोग भी बंगाल में लेकर आई थी। यानी ममता के मुताबिक ये हिंसा बीजेपी के हिंदू एलिमेंट की भड़काई हुई थी। वही आग लगा रहे थे, वही पथराव कर रहे थे, दूसरा पक्ष तो बेकसूर था। हम ममता बनर्जी के दावों को क्रॉस चेक करने के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक की हिंसा की कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। इनमें ज्यादातर तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हैं, जिसमें दंगाइयों की भीड़ बंगाल पुलिस को निशाना बना रही है, उन पर हमले कर रही है, पथराव किया जा रहा है। यह भीड़ सरकारी बसों को निशाना बना रही थी, बीच में आ रही पुलिस से भी निपट रही थी।
यहां आप देखेंगे कि ये दो पक्षों का टकराव नहीं है, बल्कि सीधे सीधे पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी के दावे को सच माने तो उस हिसाब से सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी इनको लेकर आई थी। लेकिन इस पर भी ममता ये नहीं मान रही कि उनकी नाकामी है, ये उनकी पुलिस की बड़ी नाकामी है। दंगाई बेखौफ होकर मुर्शिदाबाद की सड़कों पर हिंसा का तांडव करते रहे, लेकिन दीदी की सरकार सोती रही। दंगाई पुलिस और निजी वाहनों को आग के हवाले कर खुल्लम खुल्ला कानून का मखौल उड़ाते रहे। दंगाई लोगों के घरों और दुकान में लूटपाट मचाते रहे। ममता बनर्जी ने दंगों का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया, लेकिन खुद की जवाबदेही पर दो शब्द भी उन्होंने खर्च नहीं किए। बतौर गृह मंत्री अपनी भूमिका पर मौन साध लिया, लेकिन मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। I will again appeal to Narendra Modi ji, under your prime ministership, don't allow any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies. एबीपी न्यूज ने कल ही जनहित में बंगाल दंगों पर बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके सामने रखी थी, जिसके पन्ने में एक बार फिर आपके सामने पलट देती हूं। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हिंसा के पीछे बांग्लादेश के दो आतंकी संगठन दिखे हैं, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी। जेएमबी और एबीटी दोनों को ही भारत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। सुराग है कि इन आतंकी संगठनों ने अपने स्लीपर सेल के जरिए हिंसा भड़काई है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने इसी रिपोर्ट का जिक्र किया और दंगों की फाइल केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। नाकामी मानने की बजाय केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और उसकी बीएसएफ पर उंगली उठा दी। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारा पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? दंगों के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन के नाम आ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर जिम्मेदारी डाल दी। क्या ऐसे बांग्लादेशी आतंकी संगठन जेएमबी और एबीटी को क्लीन चिट देना नहीं देखा जाएगा? ममता बनर्जी ने ये सब बातें इमामों से संवाद के वक्त कही। सर्वधर्म सद्भाव दिखाने के लिए रस्म अदायगी के तौर पर बाकी धर्म के दो लोगों को भी जगह दी गई, लेकिन पूरा स्टेडियम सिर्फ मुस्लिम समुदाय से खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम ही इमामों मुआइजुद्दीनों का था। हिंदू मुस्लिम एकता की बात दीदी करते हुए नहीं थकी, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर साफ साफ है। दंगों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी, जबकि इमामों से हाथ जोड़कर वक्फ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की वो अपील कर रही हैं। वक्फ कानून के जरिए ममता बनर्जी मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी बनने की मुहिम में जुटी हुई हैं। इसके दो प्रमाण अब आपके सामने हैं। पहला, इमाम संवाद में ममता के ज्यादातर भाषण का हिस्सा हिंदी में था, जबकि वो बोल कोलकाता में रही थी। दूसरा, वक्फ को लेकर उन्होंने नीतीश और नायडू को भी जबरदस्त घेरा। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं, नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए, पावर के लिए आपको दिल भी दे सकता है, आपको वोट देना चाहिए था। ममता का संदेश साफ है। मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी पैनी नजर है। सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं, अब वो देशव्यापी अभियान में जुट गई हैं। इससे पहले भी वो राष्ट्रीय उड़ान भरने की कोशिश कर चुकी हैं, जो परवान नहीं चढ़ी, लेकिन इस बार बैटिंग वक्फ की पिच पर हो रही है। हालांकि दावेदार और भी हैं। बंगाल हिंसा पर ममता ने बिना किसी जांच रिपोर्ट के बीजेपी, गृह मंत्रालय, बीएसएफ और मीडिया पर आरोप लगा दिए। बेहतर यह होता कि ममता बनर्जी घटनास्थल पर जाती या किसी मंत्री को भेजती, ताकि पीड़ितों को मरहम लग पाता, जमीन पर जाकर सच का सामना करती। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। उल्टे जख्मों को राजनीति के रंग में ममता बनर्जी ने जरूर रंग दिया। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। इस पर राजनीति भी तेज हो चुकी है। अब इस राजनीति के केंद्र में दो चेहरे हैं, एक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। योगी आदित्यनाथ, जो कि हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हुए मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर सीधे सीधे ममता को निशाने पर ले रहे हैं। कल उन्होंने ममता बनर्जी पर बयानों के तीर दागे थे, तो आज बारी ममता बनर्जी की थी।
ममता ने कोलकाता के उस मंच से योगी पर निशाना साधा जिस मंच पर वो मौलवियों के साथ संवाद कर रही थी। ममता और योगी की इस जुबानी जंग का ट्रेलर देखिए। आज की तारीख में वक्फ कानून पर पक्ष बनाम विपक्ष के दो चेहरे ममता और योगी बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदू वोटों की राजनीति करते हैं और ममता मुस्लिम वोटों की राजनीति करती हैं। सुनिए दोनों नेताओं की ओर से एक दूसरे पर वार पलटवार कैसे किया गया। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, पब्लिक नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बिना किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए दंगों के आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं। एक तरीके से देखें तो वो मुसलमानों को भड़काने वाले चेहरों को क्लीन चिट दे रही हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों से देश में कई ऐसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जिसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। इन चेहरों के बयान बवाल की आग में घी डालने का काम कर रही हैं। ये वो भड़काऊ भाईजान हैं जिनके बयानों ने हाल के दिनों में सुर्खियां बटोरी हैं, मीडिया की हेडलाइंस बनी है और भड़काने का काम किया है। इन चेहरों में टीएमसी के सांसद खलीलुर रहमान का नाम सबसे ऊपर है। खलीलुर रहमान जंगीपुर से सांसद हैं। सबसे पहले हिंसा 8 अप्रैल को जंगीपुर में ही हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि धुलियान में हुई हिंसा में खलीलुर रहमान का हाथ है। दूसरा चेहरा फरहाद हकीम का है जो कोलकाता के मेयर हैं। ममता सरकार में मंत्री भी हैं। इन्होंने ही हिंदुओं के पलायन पर बेहद हल्की टिप्पणी की थी। अगला चेहरा सिद्दीकुल्लाह चौधरी का, ये मौलाना है, ममता सरकार में मंत्री भी। इनके भड़काऊ बयान को हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी ने पिछले हफ्ते कहा था कि आखिर खून की बूंद तक, आखिरी खून की बूंद तक संघर्ष जारी रहेगा। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन भी भड़काऊ भाईजान की लिस्ट में हैं। इन्होंने शरीयत को संविधान से ऊपर बता दिया। बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी गलत बयानी करके मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कुछ और चेहरे हैं, लेकिन ये 6 चेहरे इस वक्त सबसे बड़े हैं और सबसे आगे। ममता बनर्जी को भी यह मालूम है कि उनके लोग भी चेहरा चमकाने के लिए भड़काऊ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। इसलिए आज जब वो मौलवियों से बात कर रही थी तब अपने लोगों को भी चेतावनी देने की कोशिश करती दिखी। उनके शब्दों पर वो गौर करें। हम देखते हैं जब कोई ऐसा इशू होता है, कोई आपन आइडेंटिटी के लिए निजेर आइडेंटिटी बानाबार जोन्नो पॉलिटिकली एटाके मिसयूज करे। आई डोंट लाइक दैट। अगर हमारा भी कोई करे तो हम उसको भी कंडेम करते हैं, हमें नहीं चाहते हैं। ममता बनर्जी की नसीहत, दावे और आरोपों से अलग जो असली तस्वीर है उसे आप जनहित के वीडियो विश्लेषण में समझिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा की शुरुआत 8 अप्रैल को हुई थी। उस दिन मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में पुलिस और वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद हिंसा का जो सिलसिला इस जिले में शुरू हुआ वो रुक रुक कर कई दिनों तक चला। जंगीपुर के बाद 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद की ही सूती में हिंसा हुई। फिर 12 अप्रैल को शमशेरगंज और उससे सटे धुलियान में बवाल हुआ। ये तीनों इलाके मुर्शिदाबाद जिले में ही हैं। हिंसा को स्थानीय पुलिस काबू नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट को दखल देना पड़ा। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। मुर्शिदाबाद से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है धुलियान, जहां हिंसा के निशान आज भी देखे जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वर्दी वाली सुरक्षा के लिए सड़कों पर तैनात हैं। 1 लाख की आबादी वाली धुलियान की सड़कों पर सन्नाटा साफ साफ आप भी देख सकते हैं। सुरक्षा बलों के कहने पर स्थानीय कुछ लोगों ने आज अपनी दुकानें जरूर खोली। किसी की दुकान में कपड़े जलकर राख हो चुके हैं तो किसी की स्टेशनरी की दुकान में चूड़ियां और तमाम तरह के सामान हिंसा और दहशत की गवाही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर में पूरी तरह से सन्नाटा है।
इक्के दुक्के लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों से बात की गई जिनका कहना है कि धुलियान में हिंसा के पीछे बाहरी तत्वों का हाथ है। हम लोग चाहता है जो शांत हो जाए और जो बाहर से कोई आके तांडव करेगा ये हम नहीं मानेगा। हम सीधा बोलते हैं आपको, ये ना ये इस बार आगे हिंदू हिंदू या मुसलमान हो, इधर आके कोई अगर तांडव करेगा ना इस बार हम नाम नहीं छोड़ेंगे उन लोग को। वो लोग शांति चाहता है। अगर कोई आके बाहर से दंगा करे तो गलत बात है ना, लेकिन हम लोग सब एक ही साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब। वो अब्बा फैला रहा है, हम लोग सब शांत से रहे, मार्केट वार्केट पूरा खुल जाए, जैसे आगे स्थिति था वैसे ही हो जाए, फिर से हमें ही चाहिए। तो जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन का हम लोग सपोर्ट नहीं करता है। वाकफ का आंदोलन था वो पीसफुल होना चाहिए था। जो भी हुआ है गलत हुआ है। वाकफ के नाम पर जो लूटपाट हुआ है ये लूटताराज हम लोग हिंदू मुसलमान कोई नहीं चाहता है। हम लोग शांति से रहना चाहते हैं। एंटी सोशल आदमी है, कौन है उसको निकालना पड़ेगा ढूंढ के। हिंदू हो मुस्लिम हो वही मानवता का दुश्मन है। किसी का जात नहीं होता है। जो तोड़ फोड़ करता है, जो दुकान को जलाता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसको एंटी सोशल ही कहा जाता है। एंटी सोशल होगा हो रहा, कोई भालू लोग तो नहीं करेगा। जो सोशल एंटी सोशल है आसपास का उसी का हाथ होगा। अब सवाल यह है कि ये बाहरी तत्व कौन है। जांच का विषय है। हिंसा की जांच होगी तो सच सामने आएगा। लोगों की परेशानी समझने के लिए फिलहाल मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद का दौरा करने वाली है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हिंसा की जांच के लिए एनसीडब्ल्यू ने समिति बनाई है। महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर खुद दौरा करने वाली हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है। मानवाधिकार आयोग की टीम भी प्रभावित इलाकों में जाएगी। 12 अप्रैल को जिस शमशेरगंज में हिंसा हुई उसी शमशेरगंज के जाफराबाद में पिता पुत्र की हिंसक भीड़ ने हत्या कर दी थी। आरोप है कि घर से खींचकर दोनों को मार दिया गया। इस हत्याकांड के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया है। चंदन दास और उनके पिता गोविंद दास की याद में बीजेपी ने हिंदू शहीद दिवस मनाकर दोनों को श्रद्धांजलि दी। चंदन और उनके पिता की हत्या के बाद इस पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। उसी दिन इलाके की महिलाएं बड़ी संख्या में घर बार छोड़कर पलायन कर गईं। रेलवे स्टेशन पर कई महिलाओं के रोने के वीडियो भी सामने आए। आज जो एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई लोग घर बार छोड़कर झारखंड में अपने रिश्तेदार के पास चले गए हैं। उन्हीं में से एक परिवार से हमारी टीम ने झारखंड के पाकुड़ में जाकर बातचीत की और उनका दर्द साझा किया। पहले तो मैं आपको ये पूछूंगा कि आपको ऐसे भागकर आना क्यों पड़ा? जान बचाने के लिए भाग कर आना पड़ा उधर। वहाँ रहते थे तो एकदम जान नहीं बचता हम लोगों का, ऐसा परिस्थिति था वहाँ पे। शुक्रवार के दिन जो शुरुआत हुआ इस प्रदर्शन का, फिर हम लोग देखे कि वहाँ पे शनिवार ऐसे भी घटना घटी कि लोगों की जान चले गए। वो आपके पड़ोसी है, क्या कहेंगे? हाँ, वो हम लोगों के पड़ोसी ही हैं, अच्छे थे उन लोग, कोई झूठ झमाला में भी नहीं पड़ता था, फिर भी उनको खून कर दिया गया सुने हैं। और उस टाइम पर तो हम लोग भी जान गंवाने वाले थे, लेकिन कुछ ई करने के बाद हम लोग बचे हैं। बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग के निकले हैं। जिनके रिश्तेदार आसपास के इलाकों में हैं वो तो वहां पर चले गए, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो झारखंड के अलग अलग इलाकों में शरण लिए हुए हैं। एक ऐसे ही मंदिर का पता चला तो एबीपी न्यूज के हमारे सहयोगी चैनल एबीपी आनंदा के रिपोर्टर शिवाशीष मौलिक वहां पर पहुंचे। बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला में धुलियान शमशेरगंज में जो वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, उसी के नाते बहुत लोग अपना घर-बार छोड़ के अपना जान और मान बचाने के लिए वो लोग आ चुके हैं झारखंड में पाकुड़ जिला के नगर नवी इलाका में मंदिर में, हनुमान जी का मंदिर में यहाँ पे वो लोग बैठे हैं क्योंकि उनका घर बार, किसी का घर जलाया गया है, किसी का दुकान, मकान से लेकर दुकान तक सब कुछ, कहीं पे आगजनी हुआ है, कहीं पे लूट तराज। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही बैठे हैं। किसी का 50 साल का मिठाई का दुकान है, फिर भी उनको आज एक ही कपड़े पे मंदिर पे आके बैठना पड़ रहा है। पलायन की ये कहानी वाकई में झकझोरने वाली है। बीजेपी पर आरोप लगाने वाली ममता बनर्जी क्या ये तस्वीरें नहीं देख रही?
बीजेपी ने संसद की स्टैंडिंग कमेटी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो यहां का दौरा करे, संसद में डीजीपी और मुर्शिदाबाद के एसपी को बुलाकर जांच की रिपोर्ट ले। सुकांता मजूमदार ने मालदा के शरणार्थी कैंप में रह रही 8 पीड़ित महिलाओं को प्रदेश के डीजीपी से मिलवाने की कोशिश की। बाकायदा इसको लेकर उन्होंने धरना भी दिया। बीजेपी की कोशिश है कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसका सच पूरा बंगाल जाने। राजनीति हमारे समाज की वो दुर्लभ व्यवस्था है जिसका कोई सीजन नहीं होता। सियासत का चूल्हा कभी ठंडा नहीं पड़ता, बस रोटियां समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वक्फ कानून जब संसद में आया उससे पहले तो सड़कों पर इतना राजनीतिक उबाल नहीं था, फिर कानून के पास होते ही कैसे तूफान आ गया और क्यों आ गया? ऐसा अब क्या हुआ जो अचानक सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ 150 याचिकाएं चली गईं, दाखिल की गईं, आ पहुंची और सभी पार्टियों में अपनी अपनी अर्जी लगाने की मौजूदा वक्त में होड़ आखिर क्यों मच गई है? आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि याचिका लगाने वाले ज्यादातर लोग कौन हैं और उनके मकसद क्या हैं। पहले यह देखें कि किन नेताओं ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं। इनमें AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद हैं, TMC सांसद महुआ मोइत्रा, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और RJD सांसद मनोज झा जैसे नेता शामिल हैं। इनके अलावा कांग्रेस, TMC, DMK, CPI जैसी पार्टियों के दूसरे नेताओं ने भी याचिका दायर कर रखी है। सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि यह कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। अब मैं आपको उन 3 वरिष्ठ वकीलों से मिलवा देती हूं जो वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम दलीलें रख रहे हैं। इनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद शामिल हैं और इन्होंने नए वक्फ कानून को धार्मिक मामलों में दखल बताया है, नए कानून को अधिकारों का सीधा उल्लंघन बताया है। साथ ही नए कानून पर रोक लगाने की भी उन्होंने मांग की है, जबकि इस कानून को इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ भी बताया गया है। यानी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी अदालत के भीतर भी पूरी ताकत से एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ने आ चुके हैं। जानकारों की माने तो इसके पीछे मकसद राजनीति से जुड़ा हुआ हो सकता है। 2025 में बिहार में इलेक्शन और इसी साल के अंत में और शुरुआत में वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है और 2027 में यूपी का इलेक्शन, संभवतः इन तीनों राज्यों में जहां माइनॉरिटीज की जनसंख्या 19% से लेकर के 27-30% तक है, सब इधर माइनॉरिटीज की ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ेंगे या मेजॉरिटी की ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले अगले 1-1.5-2 साल में इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस पे इस वक्फ बिल के कानून का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जनहित के दर्शकों को बताते चले कि अगले 2 वर्षों के भीतर 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंकने वाला है, बजने वाला है। इनमें बिहार, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव शामिल हैं। 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 40 लाख है और इनमें मुस्लिम आबादी 17% है। केरल की कुल आबादी 3 करोड़ 34 लाख है और इस आबादी में 27% मुसलमान हैं। तमिलनाडु की कुल आबादी 7 करोड़ 21 लाख है, इनमें 6% मुसलमान आबादी है। पश्चिम बंगाल की बात करें, 8 करोड़ की जनसंख्या में 25% लोग मुस्लिम हैं। जरूर होगी क्योंकि राजनीतिक दलों की एक परीक्षा चुनाव के मैदान में भी होनी है। एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो दूसरी ओर वोट बैंक की लड़ाई। ऐसा क्यों? क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या इस पर भी किसी को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जनहित में होना तो यह चाहिए कि तमाम नेताओं को भड़काने और उकसाने की बजाय अदालत पर अपना भरोसा रखना चाहिए। खासकर ममता सरकार को एक खास समुदाय की बजाय हर बंगाली मानुष की फिक्र करनी चाहिए।